इस वीडियो में इस पेपर का हम लोग सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी में कुल 7 प्रॉब्लम्स हैं विद इंटरनल चॉइस। यहाँ पे हम लोगों को सारे आंसर्स डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन नंबर 22 से। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे और इसका आंसर चेक करते हैं। तो इसमें है 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point of 1.62. Calculate the Van-Tau factor and predict the nature of solute. यहाँ बताना है कि जो सॉल्यूट है वो एसोसिएशन में गया या फिर डिसोसिएशन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आई। अगर आई की वैल्यू आती है 1 से बड़ी तो आपको बोलना है कि डिसोसिएशन हुआ है, और अगर आई की वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो आपको एसोसिएशन बोलना है। और यहाँ पे आप जानते रहिए जो बेंजोइक एसिड होता है वो हमेशा शो करता है एसोसिएशन, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आनी चाहिए। चलो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, चलिए वैल्यू फटाफट यूज कर लीजिए। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स 1.62 इक्वल होगा, आई बताना है। के एफ की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 4.9 इंटू डब्ल्यू बी दिया गया है 3.9 इंटू 1000 कर देते हैं। नीचे आपको लिखना है एम बी, वो भी बेंजोइक एसिड का, ये वैल्यू मेंशन है यहाँ पे 122 इंटू डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का मास जो कि 49 है। ठीक, इसी को सॉल्व करना है। ये कट हो गया, नीचे 10 आ गया, 1 0 इससे कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको आई बताना है, आई इक्वल टू लिखोगे 1.62 इंटू 122, ये डिवाइड हो जाएगा 3.9 इंटू 100 से, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.506। देखो आंसर 1 से छोटा आ गया, इसीलिए ये एसोसिएशन शो करेगा। तो आपको लिख देना है आई की वैल्यू ये और इट अंडरगो एसोसिएशन। ठीक है, अब चलिए इसके आर वाले पे आते हैं। तो इसके आर वाले में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, मोलर मास मेंशन यहाँ पे, टू बी डिसॉल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री, एज्यूमिंग दैट NaCl अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। मतलब यहाँ पे जब ऐसा कुछ मेंशन करता है तो आई फैक्टर आपको इंक्लूड करना होता है। फार्मूला यहाँ पे भी वही है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हिसाब दिया हुआ है, इसलिए फार्मूला लिख लेते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000, नीचे होगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द NaCl, मतलब डब्ल्यू बी बताना है। ठीक है, डेल्टा टी एफ कितना दिया है 2 इक्वल टू आई की वैल्यू, NaCl का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा, मतलब 2 आयन, आई की वैल्यू 2 यूज करनी है। तो लिखेंगे 2 इंटू के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू डब्ल्यू बी बताना है 1000, एम बी इसका मोलर मास दे दिया है 58.5 इंटू डब्ल्यू ए इसका दिया है 37.2 ग्राम। यहाँ से डब्ल्यू बी आप बता दीजिए। तो जब यहाँ से डब्ल्यू बी आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.17 ग्राम। तो आपको 1.17 ग्राम NaCl यूज कर लेना है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। ये 2 से कट होगा, ये दोनों इधर आएंगे और ये दोनों इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पहले से ही कंप्लीट डिसोसिएट होता है, इसलिए जब आप कंसंट्रेशन को वेरी करोगे, मतलब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयन, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके लिए जब आप डाइल्यूशन करते हो तो यहाँ पे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के 2 फैक्टर काम करते हैं। एक तो जो आयंस होते हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन और थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप एक्सटेंट ऑफ इंक्रीमेंट पढ़ोगे डाइल्यूशन के बाद कंडक्टिविटी का, तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो स्ट्रांग से ज्यादा इंक्रीज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर एक साथ काम करते हैं।
अब यहाँ पे अगर मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में आप ग्राफ खींचते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको इस तरीके से कर्व आता है, एक कर्व स्ट्रेट लाइन और एक कर्व इस तरीके से। तो जो स्ट्रेट लाइन वाला है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करता है और ये कर्व लाइन रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। दूसरा कह रहा है स्टेट कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो कोहलास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या है कि जब यहाँ से अगर आपको बताना होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देन यू एक्सट्रापोलेट बोथ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। जो ग्राफ यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का होता है वो वाई एक्सिस को कट कर जाता है और जहाँ पे कट करेगा वो वैल्यू होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। लेकिन जब वीक वाले का आप ग्राफ एक्सट्रापोलेट करोगे तो ये कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करता, मतलब आप इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कभी भी इस ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसी के लिए कोहलास ने अपना एक लॉ दिया था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जब आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन बताना है तो आपको इनके आयन की जो आयनिक कंडक्टिविटी होगी उसको ऐड कर देना है। मींस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन करोगे ये NaCl की कंडक्टिविटी आ जाती है। ये आप किसी के लिए यूज कर लोगे और स्ट्रांग और वीक सबका कंडक्टिविटी इससे आसानी से फाइंड हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी electrolytic solution is the sum of ionic conductivity of all the constituents ion present into the electrolyte। ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं फॉर अ केमिकल रिएक्शन वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन LNR वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया गया है। इसी पे बेस्ड आपको 3 आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपको आंसर देना है कि जो आपको ग्राफ दिया गया है वो किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इसका आपको लिखना है ऑर्डर, ठीक है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है LNR इक्वल टू -KT प्लस LNR नॉट, ठीक है। तो अगर इसको आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ये y एक्सिस पे LNR आ गया और x एक्सिस पे टाइम मतलब कि t आ गया। तो जो यहाँ पे स्लोप होगा वो -k होगा, इसलिए ये नेगेटिव स्लोप बनना चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ पे इंटरसेप्ट LNR नॉट आएगा, ये इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू है LNR नॉट, मतलब ये आपका जो ग्राफ है वो फर्स्ट ऑर्डर का है क्योंकि ये इक्वेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर का लिखा हुआ है जिसको ये फॉलो कर रहा है। तो पहला आंसर हो जाएगा कि जो आपका ये ऑर्डर होगा वो फर्स्ट होगा। इसका बी पार्ट है व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का वो होता है सेकंड इनवर्स। तीसरा है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन हाउ विल टी हाफ चेंज। तो यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम का जो रिलेशन होता है के के साथ वो के इक्वल टू होता है 0.693 बाई टी हाफ। और इस रिलेशन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं नहीं दिख रहा होगा बिकॉज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन को चाहे जितना आप चेंज कर लीजिए टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको लिख देना है देयर इज नो इफेक्ट ऑन टी हाफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें 2 पार्ट है जिसमें पहला है हाउ विल यू प्रिपेयर K2MnO4 फ्रॉम MnO2। तो जो MnO2 है इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलुसाइट, ये एक ओर है। तो यहाँ पे इस ओर का हम लोग कराएंगे एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन और यूज करते हैं एल्केलाइन मीडियम मतलब KOH के साथ रिएक्शन। इसका जो कंप्लीट रिएक्शन होता है उसमें हम लोग लिखते हैं 2MnO2 प्लस 4KOH along with एयर मतलब ऑक्सीजन, ये चेंज हो जाएगा K2MnO4। इसका 2 मॉलिक्यूल बनता है, साथ में बनता है 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बी पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे कंप्लीट करना है रिएक्शन जिसमें पहला है Cr2O7 का रिएक्शन OH- के साथ करना है। तो जो यहाँ पे Cr2O7 है इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन
और जो डाइक्रोमेट आयन है वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। और ये होता है पीएच सेंसिटिव। जब पीएच आप बढ़ा देते हो, मतलब कि पीएच कर देते हो 9 से 10, मतलब कि बेसिक मीडियम में, तो ये जो डाइक्रोमेट है वो चेंज हो जाता है क्रोमेट आयन, मीन्स CrO4 पे 2-। और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ऑरेंज से येलो कलर। यही रिएक्शन होता है, इसी को आपको बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो बैलेंस कर दो, Cr2O7 पे 2- को चेंज करना है CrO4 2- में। यहाँ पे क्रोमियम 2 बार है इसलिए यहाँ पे इंटू 2 करेंगे। बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है कुल 7, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 8, और बेसिक मीडियम में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है पहले उधर उतना ही वाटर जोड़ना होता है और दूसरी साइड उसका डबल OH-, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं। अब आयन को आप देख लो, चार्ज बैलेंस होगा तो बैलेंस होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। तो 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव ये मिलके 4 नेगेटिव इधर है, इधर भी 4 नेगेटिव है, ये पूरा बैलेंस रिएक्शन है। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे। सेकेंड में आपको MnO4- का रिएक्शन कराना है S2- के साथ। और आप जानते रहोगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज करता है S2- को सल्फर में, सल्फर एटम में। तो इसकी बैलेंसिंग हम लोग 2 अलग अलग रिएक्शन में करेंगे और दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला रिएक्शन हम लोग लिखेंगे MnO4- और ये चेंज होता है Mn2+, ठीक। एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कर रहे हैं इसलिए ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर जोड़ेंगे 4 वाटर, फिर इधर जोड़ना पड़ेगा 8H+। एलिमेंट सारा बराबर हो चुका है। अब चार्ज बराबर करना है, इधर टोटल चार्ज है +7, इधर है +2, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 इलेक्ट्रॉन। ये पहला हो गया। दूसरा आपको लेना है S2- और इसको चेंज करना है S में। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, इसलिए इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएगा। तो पहले में 2 से इंटू करोगे तो रिएक्शन आ जाएगा 2 MnO4- प्लस 16H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2 Mn2+ प्लस 8H2O। दूसरा लिखोगे तो लिखोगे आप यहाँ पे 5S पे 2- चेंज इनटू 5S प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। आपका रिएक्शन आ जाएगा ये 2 MnO4 पे माइनस प्लस 16H+ प्लस 5S पे 2- चेंज इनटू 2 Mn2+ प्लस 5S प्लस 8H2O। ये सा कंप्लीट रिएक्शन है। या तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीट याद होना चाहिए या फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करना आना चाहिए, आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपको ABCD फाइंड करना है। ये आपका एक कोई भी हैलाइड है जिसका रिएक्शन कराना है एल्कोहलिक KOH के साथ, और एल्कोहलिक KOH क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है एल्कीन में। तो यहाँ से हैलोजन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो ए आपका बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब उसके बाद इसका रिएक्शन कराना है Br2 के साथ। जब Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये दोनों कार्बन पे ब्रोमीन को ऐड कर देगा। तो आपका जो B आएगा वो होगा CH3CHBr एंड CH3। अब एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे तो फिर वही पुराना रिएक्शन होगा, यहाँ से Br, यहाँ से H, यहाँ से Br, यहाँ से H बाहर जाएगा, मीन्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा ये एल्काइन। तो जो C बनेगा वो होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब इसका रिएक्शन कराना है HgSO4 और H2SO4 के साथ, जो कि इसको करता है हाइड्रेट, मतलब इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। जब हाइड्रेशन होगा तो एक कार्बन पे आपको OH लगाना होगा और एक पे H लगाना होगा, और ये बॉन्ड हो जाएगा डबल, जिसको हम लोग बोलते हैं इनॉल। और इनॉल यहाँ पे याद रखिएगा एक इंटरमीडिएट है जिसका टॉटोमेरिज्म होगा। तो पहले हम इनॉल बनाते हैं, CH3CH पे OH आ जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH और CH3, वाटर का हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया हुआ है और OH यहाँ पे। अब इसका जो टॉटोमेरिज्म करोगे तो क्या हो जाएगा,
इसका जो OH का H है उसको इस C पे ट्रांसफर कर देना है और इसको कन्वर्ट कर देना है कीटोन में। ये इसका जो फाइनल प्रोडक्ट D होगा उसको आपको कीटोन लिखना है। तो आप लिखोगे CH3, C पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2 CH3। दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को लिख लेना। अब इसमें आते हैं हम लोग बी पार्ट पे। इसके बी पार्ट में हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन मतलब हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 1 ब्रोमो प्रोपेन मतलब हो गया CH3 CH2 एंड Br। ये तो बहुत ही आसान है, एक स्टेप का रिएक्शन है, बस इसका रिएक्शन कर देना है आपको HBr के साथ इन प्रेजेंट ऑफ पेरोक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये एंटी मार्कोनी का आप रूल को फॉलो करेगा और इस टर्मिनल पे आपको Br लगता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें दो पार्ट है, जिसमें पहला है फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल जस्टिफाई। फिनॉल जिसमें बेंजीन के ऊपर OH लगाना है, नॉर्मल एल्कोहल में कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा साथ में OH होगा। अब अगर दोनों के H को हटा देते हो, मतलब कि एसिडिक रिएक्शन अगर दोनों शो करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा फिनॉक्साइड आयन और यहाँ पे बनेगा एल्कोक्साइड आयन। जो फिनॉक्साइड आयन है उसका जो यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज कर सकते हो, जिससे इसके बहुत सारे आएंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जिसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आते हैं वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मींस आउट ऑफ एल्कोक्साइड एंड फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, आसानी से H+ को रिलीज करेगा। इसलिए फिनाल यहाँ पे जो H+ होगा उसको मोर इजिली रिलीज कर लेगा एज कंपेयर विद द एल्कोहल। ठीक है, इसलिए एसिडिक ज्यादा होगा। इसी का बी पार्ट है राइट मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। इथेनॉल से इथीन आपको बनाना है एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन के बाद। तो उसका 3 स्टेप का रिएक्शन होता है, वो क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या होगा, आपको करना है प्रोटोनेशन। तो आपका जो एल्कोहल होगा CH3 CH2 OH, इसका जब प्रोटोनेशन करेंगे तो होता क्या है, जो लोन पेयर ऑक्सीजन का होता है वही ट्रांसफर होगा इस पे और इसी O पे बाइंड हो जाएगा। तो बन जाएगा CH3 CH2 O पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे और आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पहला स्टेप। अब इसका जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और बनता है कार्बोकैटायन। आप लिख सकते हो डिहाइड्रेशन या फिर लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये सेकेंड स्टेप होगा। तो यहाँ से वाटर को बाहर करेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें बन जाएगा CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब तीसरा स्टेप आपको करना है डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे जो एक H होगा इसको CH2 कर देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, इसलिए दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। इस तरीके से बन जाएगा एल्कीन और ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप आपको डीप्रोटोनेशन लिख देना है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म हो जाएगा 3 स्टेप में। पहला स्टेप में प्रोटोनेशन, सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मींस आफ्टर रिलीज ऑफ वाटर एंड थर्ड वन इज डीप्रोटोनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपके जो शुगर होते हैं वो फास्फेट के थ्रू बाइंड होके इस तरीके से पूरा चेन बनाते हैं और यहाँ शुगर और फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फास्फोडाइईस्टर लिंकेज। आपको लिख देना है यहाँ पे फास्फोडाइईस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है। दूसरा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन इज द प्रोटीन विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट द ग्लोबुलर प्रोटीन आर सॉल्युबल इन वाटर। आपको 2 प्रोटीन लिखना है, एक जो वाटर सॉल्युबल होगा, एक जो वाटर इनसॉल्युबल होगा। फाइब्रस में आप कुछ भी लिख सकते हो, नेल का प्रोटीन लिख सकते हो, हेयर का प्रोटीन लिख सकते हो, फेदर का प्रोटीन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसमें नेल और हेयर में आता है आपका केराटिन, तो आप केराटिन लिख देना चलेगा काम। और ग्लोबुलर प्रोटीन में आप लिख देना वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, जिसमें आपका आता है एग एल्ब्यूमिन, यानी कि एग के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। सी है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेस पुअर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड के कोएगुलेशन के लिए और जो बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी के बॉडी में विटामिन के कम हो जाएगा तो उसका जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है वो प्रॉपर नहीं होता, इसलिए इसका आंसर लिख देना है विटामिन के।
ये हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।